बच्चों आज का टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो सवाल आता है कि हम इसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं। तो हम लोग दो वेक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन में जो साइन यूज करेंगे वो क्रॉस का करेंगे, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट। और जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो अपने आप में एक वेक्टर होगा, इसीलिए उसे हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। और आंसर अगर वेक्टर होगा इसका क्या मतलब, उसमें आई कैप, जे कैप, के कैप ये वाले टर्म होंगे, इसीलिए इसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट नाम दे रहे हैं। तो समझते जरा। तो अगर हमें किन्हीं भी दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट करना तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्रॉस का साइन यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हैं। और उसकी वैल्यू होती है मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये जो लिखा है ये मैग्नीट्यूड लिखा है ए क्रॉस बी का, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि सर ये वेक्टर होता है, तो ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। और डायरेक्शन हम लिख दे रहे हैं ईटा कैप। ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अभी इसको समझाते हैं जरा, ईटा कैप क्या है। तो देखो ये हमारा वास्तव में एक वेक्टर लिखा है, देखो ये उसका मैग्नीट्यूड है, ये उसकी डायरेक्शन है ईटा कैप। किसकी डायरेक्शन? ए क्रॉस बी की। तो ये पूरा मिलाने के बाद अपने आप में एक वेक्टर है, इसीलिए इसे हम लोग बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, थीटा जो है वो थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी, ध्यान दीजिए जरा। तो सवाल ये आ रहा है कि सर जो ईटा कैप है इसके बारे में थोड़ा समझा दो। पहले तो हम तुम्हें ये बता दें, जो ईटा कैप हमने एक सिंबल लिया है, कैप का मतलब यूनिट वेक्टर, ये वास्तव में डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी को रिप्रेजेंट करता है। ये मॉडुलस है, मॉडुलस भी साइन थीटा मैग्नीट्यूड होता है, ये डायरेक्शन है किसकी? ए क्रॉस बी की। और जो ईटा कैप होता है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए होता है, वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी होता है, या ऐसे बोलते हैं वो परपेंडिकुलर का ये साइन ले रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। यानी समझो जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, बल्कि ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। राइट। अब सवाल ये आ रहा है कि सर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर। तो हम कैसे डायरेक्शन निकालेंगे? ध्यान से देखना। मैं तुमसे कहूँ कि ये मान लो एक्स वाई प्लेन है, ध्यान से देखना, ये मान लो एक्स वाई प्लेन है और ऐसे कोई वेक्टर ए है और ऐसे कोई वेक्टर बी है और इनके बीच में एंगल थीटा, वेक्टर के बीच का स्मॉलर एंगल थीटा है। तो बताइए हमसे कहा जाए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताइए, तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो बताओ परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी बोथ होगा। अब बताओ ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो ये प्लस जेड या माइनस जेड। अब ये डिसाइड कौन करेगा? इसके लिए राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। तो दोनों समझ लो। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अपनी राइट हैंड फिंगर को ए क्रॉस बी करना तो ए से बी की तरफ घुमाइए, ऐसे ए से बी स्मॉलर एंगल की तरफ घुमाइए, तो आपका अंगूठा बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है। तो मैं लिखूंगा यहाँ डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, अंदर की तरफ जा रहा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड जाएगा। राइट। या फिर आप ऐसे समझो राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर हम एक स्क्रू लें और ए से बी की तरफ बताओ ये कैसा? क्लॉकवाइज। अगर हम इसे क्लॉकवाइज जैसे कसने लगे तो बताओ जो स्क्रू का पॉइंटर होगा वो बोर्ड के प्लेन के अंदर चला जाएगा और वही डायरेक्शन होगी हमारे ए क्रॉस बी की।
या फिर राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, अपने राइट हैंड की फिंगर को अगर ए क्रॉस बी करना है तो ए से बी की तरफ स्मॉलर एंगल के थ्रू घुमाइए तो आपका अंगूठा आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। तो चलिए बताइए, अगर हम ऐसे कहते हैं, यहाँ होता ए वेक्टर, यहाँ होता बी वेक्टर और ये एंगल होता थीटा। तो देखो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था, ए से बी की तरफ हम अपने राइट हैंड की फिंगर को घुमाएंगे स्मॉलर एंगल के थ्रू, ए से बी की तरफ एंगल के थ्रू घुमाएंगे तो अंगूठा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो यहां बोलेंगे हम लोग डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड। तो कुछ लोग ऐसे भी दिमाग में लग देते हैं कि ए से बी अगर स्मॉलर एंगल के थ्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ए से बी अगर क्लॉकवाइज घूमे स्मॉलर एंगल के थ्रू क्लॉकवाइज घूमे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, राइट। तो एक बात और समझ में आती है कि अगर हम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लिखें तो क्या वो बी क्रॉस ए के बराबर होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये मैग्नीट्यूड मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, तो यहाँ मॉड बी मॉड ए साइन थीटा बराबर। लेकिन ए क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं होगा किसके? बी क्रॉस ए के। क्यों? देखो जरा, ए क्रॉस बी क्लॉकवाइज है, बी क्रॉस ए एंटी क्लॉकवाइज है। तो ए क्रॉस बी बोर्ड के प्लेन के अंदर जा रहा है, बी क्रॉस ए बोर्ड के प्लेन के बाहर आएगा। तो इन दोनों वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जस्ट अपोजिट वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर है लेकिन डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। एक अगर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड है तो दूसरा परपेंडिकुलर इनवर्ड है, राइट। तो इतनी बात पहले नोट करिए। अच्छा याद करो, डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होता था, लेकिन ये ध्यान रखना ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है। हाँ, दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं मॉडुलस, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए नेगेटिव वेक्टर है, अपोजिट वेक्टर है। और हमें ये बात भी समझ में आ गई कि अगर ए से बी हम स्मॉलर एंगल के थ्रू क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी, और अगर हम ए से बी स्मॉलर एंगल के थ्रू एंटी क्लॉक जाएंगे तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी, राइट। नोट करो बेटा, फिर मैं आगे बताऊं। हो गया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर हमें ए क्रॉस बी करना है और ए से बी की तरफ अगर हम स्मॉलर एंगल के थ्रू एंटी क्लॉक गए हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड आएगी। और अगर ए क्रॉस बी ए से बी की तरफ हम क्लॉकवाइज गए स्मॉलर एंगल के थ्रू तो डायरेक्शन ए और बी के परपेंडिकुलर इनवर्ड आएगी। तो लोग पता क्या करते हैं, अपना एक रूल बना लेते हैं कि अगर ए से बी एंटी क्लॉक घूमे हैं तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, और ए से बी की तरफ स्मॉलर एंगल के थ्रू अगर क्लॉकवाइज घूमे हैं तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी। और इसके लिए ये आया कहाँ से? राइट हैंड थंब रूल बोलो या राइट हैंड स्क्रू रूल बोलो। राइट हैंड थंब रूल क्या है? राइट हैंड थंब रूल कहता है कि आप ए क्रॉस बी करना चाहते हैं तो अपने राइट हैंड की फिंगर को ए से बी की तरफ स्मॉलर एंगल के थ्रू कर्ल करिए तो आपका अंगूठा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। या उसी को दूसरे शब्दों में हमने कहा कि अगर ए से बी हम स्मॉलर एंगल के थ्रू एंटी क्लॉक जाएंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी, दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। और अगर ए क्रॉस बी हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन दोनों के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगी, राइट। आप समझना, मैं तुमसे कहूँ कि भाई हम इतना सीख गए थे, ए क्रॉस बी
ध्यान से देखना बेटा, ए क्रॉस बी, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा और डायरेक्शन था ईटा कैप। और ईटा कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि वास्तव में ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। अब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर या तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड या परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब कब परपेंडिकुलर आउटवर्ड? जब ए से बी एंटी क्लॉक जाएंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, जब ए से बी क्लॉक जाएंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। राइट, तो मैं तुमसे कहूँ जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, आपको हर बात का जवाब मिल जाएगा। ये मान लो आई कैप एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस जे कैप और ये के कैप जेड एक्सिस। तो ये एक्स, ये वाई और ये जेड। ध्यान से देखना, अगर मैं तुमसे कहूँ सबसे पहले आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे, ध्यान से देखिएगा। तो आई क्रॉस जे की वैल्यू, तो देखो ये ए की जगह आई है तो मॉडुलस ऑफ आई कैप मॉडुलस ऑफ जे कैप साइन, इनके बीच में एंगल 90, ईटा कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो आई के भी परपेंडिकुलर, जे के भी परपेंडिकुलर। अब देखो तुम आई क्रॉस जे कर रहे हो तो आई से जे की तरफ एंटी क्लॉक घूमे, या राइट हैंड फिंगर को आई से जे की तरफ कर्ल किया तो अंगूठा आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर आउटवर्ड यानी प्लस जेड। तो डायरेक्शन लिखी जाएगी ईटा कैप प्लस के कैप। तो देखो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन प्लस के, तो ये देखो मैग्नीट्यूड आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 साइन 91, तो ये बराबर के कैप। तो देखो हमने अपना रूल बना लिया कि आई क्रॉस जे के होता है, ठीक। अच्छा, आई क्रॉस जे के, तो जे क्रॉस आई आप कहेंगे माइनस के हो जाएगा। आई क्रॉस जे अगर प्लस के है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाएगा। चलिए अब मैं तुमसे कहूँ जे क्रॉस के बताओ, जे क्रॉस के, तो जे के बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप साइन 90। अब बताओ जे से के की तरफ एंटी क्लॉक घूमे तो बताओ जे वाई जेड दोनों के परपेंडिकुलर, और एंटी क्लॉक घूमे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो प्लस एक्स एक्सिस प्लस आई कैप। तो बताओ जे क्रॉस के इज इक्वल टू प्लस आई कैप। अगर हम लिखते हैं के क्रॉस जे तो आप कहेंगे सर डायरेक्शन माइनस आई कैप, ये आएगा। अब देखो जरा सिमिलरली अगर हम बताओ के क्रॉस आई करें, के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई के से आई की तरफ एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, और के क्रॉस आई अगर एंटी क्लॉक घूम रहे हैं तो ये आएगा प्लस जे, और सिमिलरली आई क्रॉस के करेंगे तो ये आएगा माइनस जे। तो पता कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग में एक सर्कल बना लेते हैं ऐसे, किस सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक सर्कल बना लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे। ये है आई, ये है जे और ये है के। ध्यान से देखना, एंटी क्लॉक सेंस से माना हमने, तो आई क्रॉस जे के होगा, आई क्रॉस जे के कैप, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। अच्छा ये देखो एंटी क्लॉक घूम रहे हैं, अगर क्लॉक घूम जाए जे क्रॉस आई तो आपने कहा जे क्रॉस आई ऐसे घूमे तो बचा माइनस के, क्लॉक घूम रहा है ना, क्लॉक सर्कल अगर एंटी क्लॉक घूमेंगे तो प्लस में आएगा। अब देखो अगर हम कहते हैं के क्रॉस जे तो के क्रॉस जे क्लॉक घूमे माइनस आई बचेगा। बोलो यार, आई क्रॉस के तो आप कहोगे माइनस जे आएगा, सिंपल। तो हम लोग अपने दिमाग में एक एंटी क्लॉक सर्कल बना लेते हैं, आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक गए बचा के, जे क्रॉस के एंटी क्लॉक गए प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे। राइट, अब आओ जरा, क्लियर है ना एकदम से। अगर मैं करूं आई क्रॉस आई, यही लिखते हैं, चलो यही लिखते रहे। अगर बताओ आई क्रॉस आई करें, बताओ बेटा, तो ये मॉड आई साइन, बताओ आई दोनों एक्स एक्सिस एंगल 0 साइन 0, तो ये आएगा 0। जे क्रॉस जे ये भी 0, के क्रॉस के 0, क्योंकि के क्रॉस के दोनों जेड हैं और दोनों जेड के बीच में एंगल 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है।
तो क्या ये बात मान लें हम कि दो वेक्टर अगर पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, इनके बीच में एंगल 0 या 180 होगा, क्या बताओ उनका क्रॉस प्रोडक्ट पक्का 0 होगा? यस, राइट, नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बात करूं। तो अभी हमने बेसिक रूल बनाया क्या कि ए क्रॉस बी का मॉडुलस होता है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, डायरेक्शन होती ईटा कैप जो कि परपेंडिकुलर टू ए परपेंडिकुलर टू बी बोथ, अब परपेंडिकुलर टू ए एंड परपेंडिकुलर टू बी बोथ आउटवर्ड या इनवर्ड, तो वो डिसाइड होगा कि ए से बी की तरफ आप एंटी क्लॉक जाएंगे तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और ए से बी अगर क्लॉक जाएंगे तो परपेंडिकुलर इनवर्ड। आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक गए तो प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई, के क्रॉस आई प्लस जे, जे क्रॉस आई क्लॉक घूम गए तो माइनस के। ये सब बात हो चुकी है, राइट। अब देखिए जरा, अब हम कैसे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अगर हम फाइंड आउट करना सीख जाएं तो बताओ ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट आएगा क्या वो अपने आप एक वेक्टर होगा? तभी तो उसको वेक्टर प्रोडक्ट कह रहे हैं। और जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलर टू ए भी होगा, परपेंडिकुलर टू बी भी होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो देखो करके दिखाते हैं। ध्यान से देखिए भाई, मान लो हम आपको दो वेक्टर दे दें। एक वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर 7i माइनस 2j प्लस 10k, ये दूसरा वेक्टर है। ए और बी दो वेक्टर हैं, हमसे कहा जा रहा है फाइंड ए क्रॉस बी। तो देखो मैं ये साबित कर दूंगा कि ए क्रॉस बी जो आएगा वो अपने आप में एक वेक्टर आएगा, और हम ये भी साबित कर देंगे कि वो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो चलिए सबसे पहले तो ए क्रॉस बी करते हैं। तो दो मेथड हैं करने के। पहला मेथड देखो, फर्स्ट मेथड पहले देखिए ए क्रॉस बी करने का, फिर दूसरा मेथड देखेंगे, ठीक है। दोनों तरीके सीखने, दूसरा मेथड ज़्यादा फेमस है। तो पहला तरीका देखो, ए क्रॉस बी कर रहे हैं, तो ए की जगह 2i 3j 4k क्रॉस प्रोडक्ट 7i माइनस 2j प्लस 10k, ठीक है। अब देखो आप एक एंटी क्लॉकवाइज सर्कल एज्यूम कर लो, i j और k। अब देखना मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका था कि एक को पकड़ो पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने इसको पकड़ा पूरे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ध्यान देना 7i को 2i मल्टीप्लाई करोगे तो i क्रॉस i 0 हो जाएगा, 0। इसको करो 3 इंटू 7 21, ध्यान से देखना। और ये j क्रॉस i, तो j क्रॉस i माइनस के, क्लॉकवाइज गए। अब उधर 4 इंटू 7 28, k क्रॉस i एंटी क्लॉक गए प्लस j, ये हो गया। अब सुनो, अब इसको पकड़ा, उस पूरे मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4, i क्रॉस j प्लस के, j क्रॉस j 0। अब इसमें करेंगे तो -8 4 इंटू माइनस 2, k क्रॉस j माइनस i, ठीक है बेटा। अब देखो इसको पकड़ो और इसको पूरे मल्टीप्लाई करो, तो कर रहे हैं देखो भाई 10 इंटू 2 20, i क्रॉस के क्लॉकवाइज तो माइनस j। इधर आओ 30, j क्रॉस के प्लस i और k क्रॉस के 0। हमने क्या करा, इसको पकड़ा और पूरे में मल्टीप्लाई कर डाला, इसको पकड़ा पूरे मल्टीप्लाई कर दिया।
तो ज़रा देखिए ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या निकल के आ रही है। आई कैप वाले टर्म एक तरफ पकड़ो, आई कैप 30 आई 8 आई 30 8 आई, जे कैप वाले 28 और 20 प्लस 8 जे, के कैप वाले देखो तो -21 के और बताओ जरा, और कितना के है -20 माइनस, तो -25 के कैप। देख लो बेटा ए क्रॉस बी ये आ गया, चेक कर लो भाई। अब ये अगर हमारा ए क्रॉस बी आया तो बताओ बेटा क्या ये अपने आप में एक वेक्टर है कि नहीं, इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे थे वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि जो आंसर आया वो वेक्टर है। आंसर जो आया है वो एक वेक्टर है। हम ये भी साबित कर दे रहे हैं कि ये वेक्टर जो आया है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ये भी साबित कर देना है। कैसे चेक करते थे कि कोई वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर है, क्या तरीका था, तो बताओ उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ निकालो। अगर ये 0 आ गया तो हम साबित कर देंगे कि ये परपेंडिकुलर है। करो चेक करो, आई का आई से, तो देखो एक बार यहाँ लिख दे रहा है ए क्रॉस बी आया 38 आई कैप प्लस 8 जे कैप -25 के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट सॉरी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, ए के साथ, और ए हमारा है 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर ये डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए तो मैं ये साबित कर दूंगा कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आता है वो ए के परपेंडिकुलर होता है। तो चेक करो, डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से 76, जे का जे से 24, के का के से -100, क्या ये 0 आ रहा है, देखो ये +100 -100 0। इसका मतलब ये साबित हो गया कि ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, ये साबित हो गया है। सिमिलरली अगर मैं ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट करूं बी के साथ, तो बताओ ए क्रॉस बी आया है 38 आई कैप प्लस 8 जे कैप -25 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करूं बी के साथ तो 7i -2j और +10k, ये आएगा। जवाब दीजिए। तो अगर हम आपसे कहें इसको करिए तो आई का आई से 21 5 26 ये आएगा 266। देख लो भाई, इधर आओ -16 -250, तो ये देखो पूरा कैंसिल हो रहा है 0। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। तो ये साबित हो गया कि ए क्रॉस बी करने पर जो आंसर आता है वो एक वेक्टर होता है, और वो वेक्टर उन दोनों ही वेक्टर के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है जिनके क्रॉस प्रोडक्ट से वो बना है। तो ए क्रॉस बी ए और बी के क्रॉस से बना है, और वो बताओ ए के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। तो अगर हम तुमसे ऐसे सवाल करते हैं फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे कि पहले ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाएंगे, और परपेंडिकुलर बनाने के लिए हम सीख गए कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, और फिर कहें कि हमें उसी डायरेक्शन में 10 यूनिट का निकालना है, तो हम पहले निकालेंगे 1 यूनिट का और फिर उसको 10 यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी करेंगे सवाल, लेकिन बताइए क्या इतनी बात एकदम क्लियर है? राइट। तो अभी तक हमने ये साबित कर दिया कि दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो आंसर आता है वो अपने आप में एक वेक्टर आता है, और वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। राइट। अब मैं ए क्रॉस बी निकालने का दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जो ज़्यादा फेमस है, जो ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। देखिए, इसे मैं रब कर रहा हूँ, देखो बेटा
ध्यान दीजिए, अब हमें यहाँ पर A क्रॉस B करना है, तो दूसरा तरीका देखो क्या है। A क्रॉस B को करने का जो दूसरा तरीका है वो बता रहा हूँ मैं। इसे बोलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट फॉर्म, जो कि मैथमेटिक्स में एक टॉपिक है। आप लोग केवल ध्यान से समझना कि कैसे करना है। हम लोग ऐसे दो वर्टिकल लाइन बनाते हैं, इसे डिटर्मिनेंट बोलते हैं, या आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले ए लिखा है तो ए के कंपोनेंट 2, 3, 4 लिखेंगे। फिर बी है तो बी के कंपोनेंट 7, -2 और 10 लिखेंगे। ये गलती ना कर देना कि ए क्रॉस बी कर रहे हैं, बी वाला पहले लिख देंगे, तो फिर वो बी क्रॉस ए निकल आएगा। अगर हमको ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले ए के कंपोनेंट और फिर बी के कंपोनेंट। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका देखिए। ये डिटर्मिनेंट बन गया, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस से। अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, देखो ध्यान से, पहले प्लस आई के साथ जो ओपन होगा, इधर देखो प्लस आई के सामने इधर और इधर, ये पूरा हाइड कर दीजिए, ये हाइड कर दीजिए। 3, 4 -2 एंड 10, तो ऐसे लिख देना 3, 4 -2 × 10। इन्हें को फैक्टर्स बोलते हैं, को फैक्टर्स, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है, आप बस समझिए। फिर देखो माइनस जे के साथ ओपन करेंगे तो पता क्या, किसको ख़त्म करेंगे? माइनस जे के सामने इधर और इधर सामने 0 कर दो, तो 2, 4, 7, 10, 2, 4, 7, 10। प्लस के साथ, अब देखो प्लस के साथ इधर सब खत्म कर दो, ये हाइड कर दो। अब ये समझो प्लस के है, इधर बुलेट चला दिया, इधर गन चला दिया, इधर गन चला दी, ये उड़ गए, ये उड़ गए। 2, 3, 7 -2, 2, 3, 7 -2। ठीक है, अब देखिए इसको ओपन करने का तरीका, इसका ओपन कर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 10 × 3 30 और -4 × -2 -8, माइनस जे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई 20 -28, प्लस के साथ -4 में से -21। तो देख लो ए क्रॉस बी का जो आंसर आ रहा है वो आ गया 38 आई कैप प्लस 8 जे कैप -25 के कैप। चेक करो क्या यही आया था पहले, अभी अभी निकाल के गए थे, यही आया था। तो ये ज़्यादा फेमस मेथड है कि हमेशा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख करके ए क्रॉस बी हम लोग जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए जरा, समझना जरा। मान लो हम आपसे कहें कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं, इसका क्या मतलब है? आपको बोला जाए इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर, कोलिनियर, इसका मतलब यही तो हुआ कि वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे है, या अपोजिट है, एक ही लाइन में है, या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो इसकी दो संभावनाएं हो सकती हैं, ए पैरेलल टू बी या फिर ए एंटी पैरेलल टू बी, अपोजिट। मतलब यहाँ थीटा 0 या यहाँ थीटा 180, यही तो मतलब हुआ। दो वेक्टर कोलिनियर हैं, इसका मतलब या तो वो पैरेलल है, एक ही लाइन में होना, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो एक ही लाइन में ये दो वेक्टर ऐसे हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं एक ही लाइन में, तो या तो पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो बताओ भाई, अगर पैरेलल होंगे तब भी ए क्रॉस बी 0 होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी होता मॉड ए मॉड बी साइन 0 0, 180 भी 0 होगा, तो ए क्रॉस बी 0। तो कभी भी सवाल में दो वेक्टर कोलिनियर कह दिए जाए तो आप आंख बंद करके उनका
क्रॉस प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, 0, राइट। लेकिन उससे भी आसान सी बात करें, देखो ध्यान से, कोलिनियर कब होगा, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर इसी लाइन में या तो इससे बड़ा होगा या छोटा होगा, तो हम कहेंगे कोलिनियर। ऐसा फोटो होगा या फिर ऐसा फोटो होगा, ऐसा। ये दो बातें हैं कोलिनियर की, ध्यान देना। अगर ऐसा कुछ है तो बताओ एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर कुछ टाइम्स होगा, मान लो इससे ये 3 गुना या इससे ये -2 टाइम्स, अपोजिट है और 2 गुना, आधा, ऐसा कुछ होगा। तो बताइए भाई, क्या ये बोलते हैं अगर वेक्टर A1 i कैप, V1 j कैप, C1 k कैप है, और वेक्टर B A2 i कैप, B2 j कैप एंड C2 k कैप है, राइट। तो ध्यान से, अगर ये कोलिनियर है तो देखो कोलिनियर हम किसे कहेंगे, मैं यहाँ थोड़ा समझा दूँ। मान लो वेक्टर A है, वो है 2i 3j 4k, तो वेक्टर B अगर इसका 3 गुना हो जाए, 3 टाइम्स 2i 3 टाइम्स 3j या 4k, ठीक समझना ध्यान से। तो ये बेटा क्या लगा, 6i 9j 4k। तो क्या ये कोलिनियर है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ B वेक्टर A वेक्टर का k टाइम्स यानी 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। तो ध्यान देना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब 2 का रेशियो इधर 6 का रेशियो, 3 का रेशियो 9 का रेशियो, 4 का रेशियो, और इधर देखो 12 का रेशियो, 12 का रेशियो। क्या बताओ, 2/6 1/3, 3/9 1/3, 4/12 1/3। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर कोलिनियर होंगे, ये अगर कोलिनियर है, अगर कोलिनियर, तो इसका मतलब वेक्टर A विल बी k टाइम्स ऑफ वेक्टर B, वेक्टर A वेक्टर B का k टाइम्स होगा। k में भी पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट, के कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट हो सकता है। अगर पॉजिटिव हुआ तो ये इसकी डायरेक्शन में 3 गुना 4 गुना 5 गुना आधा कुछ भी हो सकता है, तो ये पैरेलल वाला केस है। अगर ये -3 है, -2 है, -1 है, -हाफ है, तो ये एंटी पैरेलल वाली बात है। तो लेकिन कुछ भी बना रहे, चाहे ये k प्लस चाहे माइनस, हम इतना जरूर कह सकते हैं अगर ये कोलिनियर होना है तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ टाइम्स होगा। अब टाइम्स अगर होगा तो इनका रेशियो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 बराबर होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, 2 वेक्टर अगर कोलिनियर बोल दिए जाएं तो आप उनके कंपोनेंट के रेशियो बराबर कर दीजिए। बात सही भी है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का जब उसी डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में कुछ टाइम्स होगा तभी कोलिनियर होगा। तो आप क्या करें, इनके कोफिशिएंट का जो रेशियो है वो बराबर कर दीजिए, राइट। तो फॉर एग्जांपल एक सवाल लेते हैं हम और वहाँ से बात और क्लियर होगी, तो आप इसे पहले नोट करिए। तो देखो, कभी भी 2 वेक्टर कोलिनियर कहे गए, या तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर कर दो, या फिर बेहतर है उनके कंपोनेंट का रेशियो बराबर कर दीजिए। तो मैं तो इससे सजेस्ट करता हूँ, आसान पड़ता है, जल्दी होता है। देखिए भाई, एक सवाल करते हैं। ध्यान दीजिए जरा, अगर हम आपसे कहें कि एक सवाल दे दें कि वेक्टर A है 2i 6j + 3k, और जो वेक्टर B है वो है i + λj + μk,
और आपसे कह रहे हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ये दिया गया आपको, आर कोलिनियर, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। आपको लैम्डा और म्यू का वैल्यू बताने को कहा गया है, राइट। फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो बहुत आसान बेटा, क्या हमने अभी अभी ये सीखा था कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो बताओ क्या इनका रेशियो बराबर होना चाहिए। यस, तो 2/1, 6/लैम्डा, 3/म्यू बराबर होना चाहिए। तो पहले इन दो को बराबर करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 लैम्डा बराबर 6, लैम्डा आ गया 3। ठीक, अब देखो इन दो को बराबर कर दो, तो 2/1, 3/म्यू, तो म्यू आ गया 3/2, आंसर आ गया। तो कभी भी दो वेक्टर कोलिनियर कहे जाएं, आप उनके कंपोनेंट का रेशियो बराबर कर दीजिए, राइट। अगला सवाल लिखो बेटा, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल लिखें, फाइंड ए वेक्टर perpendicular to both vector A and vector B. Find a vector perpendicular to both vector A and vector B. Vector A and vector B, and having magnitude 17 unit, and having magnitude 17 unit, ठीक है, and having magnitude 17 unit। तो पहले समझ लो बढ़िया से कि क्या करना है। हमसे कह रहे हैं एक वेक्टर निकालो जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर है और जिसका मैग्नीट्यूड 17 यूनिट है। तो सुनो ध्यान से, 17 यूनिट तो छोड़ो, पहले तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, पहले एक ऐसा वेक्टर खोजो जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तब तो हम 17 यूनिट की बात कर पाएंगे। तो चलो भाई, सबसे पहले इन दोनों के परपेंडिकुलर ए क्रॉस बी, क्या बताओ, ये ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर होता है और एक ऐसा वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है। तो चलिए कैसे करते थे, आई जे के, और इन्हें प्लस माइनस प्लस से ओपन करते थे। ए के कोफिशिएंट 2, 3, -4, -3, 4, +6 ओपन कर रहे हैं। देखो तो ए क्रॉस बी प्लस आई के साथ, इधर देखो आप इधर गन चलाइए, ये ख़त्म, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3, 6, 18, -16 तो +16, माइनस जे के साथ ये ख़त्म, तो 2 × 6 -12, और प्लस के साथ ये ख़त्म, 8, -+9, देख लो ये ख़त्म, तो 2 × 4 8, -9 तो +9, 24 आई कैप, ये 0 हो गया बेटा, +17 के कैप, ये आ गया ए क्रॉस बी, 24 नहीं 34 आई कैप +17 के कैप। क्या आपने एक ऐसा वेक्टर तैयार कर लिया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, लेकिन सवाल ये है हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना जो ए और बी के परपेंडिकुलर भी हो और मैग्नीट्यूड 17 यूनिट हो। तो देखो ध्यान से, पहले हम क्या करेंगे, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर, हमने इसको सी नाम दे दिया,
और ये आया 34i कैप प्लस 17k कैप। तो सी वेक्टर इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। आपने कहा सी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें चाहिए पहले सी कैप। सी कैप मतलब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, क्योंकि वास्तव में हमें 17 यूनिट का चाहिए। तो हमारे पास इतना बड़ा वेक्टर आ गया, हम उसको पहले यूनिट बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करके 17 यूनिट बनाएंगे। तो देखो हमने ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर तैयार किया। तो ये देखो बेटा 34i 17k डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 34 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर। तो ये देखो 34i प्लस 17k, यहाँ देखो 17 तो बाहर ही आ जाएगा √5। अब देखो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड आर वेक्टर इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। ये जो वेक्टर है वो वास्तव में 17 यूनिट का चाहिए और ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए। तो 17 टाइम्स ऑफ सी कैप। सी कैप इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। 17 सी कैप इज ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 17 यूनिट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो बताओ भाई 17 टाइम्स 34i 17k अपॉन 17 √5। 17 से 17 कट गया, आंसर आ गया 17/√5 2i प्लस k। ये 17 कट गया और यहाँ से हमने 17 बाहर कर दिया 2i प्लस k। ये एक ऐसा वेक्टर आ गया जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड 17 यूनिट है। नोट करें। तो कभी भी ऐसा सवाल करा जाए कि एक ऐसा वेक्टर खोजो जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो आप हमेशा उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, तो आपको एक वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर मिल गया। फिर वो कहा नहीं हमें तो 17 यूनिट का चाहिए, तो पहले उसका यूनिट बना लो और फिर उसको 17 टाइम्स कर दो। आई थिंक क्लियर। अब देखिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं a क्रॉस b बराबर, ये आपको दिया है a क्रॉस b 2i प्लस 6j प्लस 3k, ये a क्रॉस b दिया है आपको। और आपसे कह रहे हैं मॉडुलस ऑफ a √2 मॉडुलस ऑफ b आपको दिया 7 और आपसे कह रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b, ये हमको निकालना है। चलो भाई, तो एकदम आसान सा सवाल है भाई। हमें a क्रॉस b दिया है जहाँ पे मॉडुलस a पता मॉडुलस b पता, हमको एंगल बताना है दो वेक्टर के बीच में a और b के बीच में। तो सबसे पहले बताओ इसका मॉडुलस ले लें। तो देखो मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b, तो ये बनेगा इसका मॉडुलस रूट के अंदर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ये क्या होता है मॉडुलस, तो मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा। ये बेटा केवल मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, डायरेक्शन नहीं लिखूंगा क्योंकि मॉडुलस लिया मैंने। और ये बताओ रूट के अंदर 36 45 49 9 7 के बराबर। मॉडुलस ए √2 मॉडुलस बी 7 साइन थीटा बराबर 7 ने 7 को काटा, साइन थीटा 1/√2, थीटा आ गया 45 डिग्री आंसर। तो इस सवाल में ए और बी के बीच का एंगल बताइए कितना होगा, 45 होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो बहुत ही छोटे छोटे से सवाल हैं लेकिन आपको करने हैं। नोट करिए, अगला सवाल देखिए। अगले सवाल की इंफॉर्मेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। आपको गिवन है मॉडुलस ए, कोई वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड √26, मॉडुलस बी 7 और मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी 35, और आपसे कह रहे हैं फाइंड ए डॉट बी, ये हमसे पूछ रहा है। ए डॉट बी बताइए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन है। इसको नोट करिए, फिर करते हैं। तो बहुत आसान है भाई, हमको ए क्रॉस बी का मॉडुलस दिया है। यहाँ से हम लोग सवाल को प्रोसीड करेंगे और हमें पूछा है ए डॉट बी। ठीक है, तो ध्यान दो, ए क्रॉस बी का मॉडुलस बी साइन थीटा होता है भाई। तो ये देखो 35 दिया है, ये √26 है, ये 7 है और ये साइन थीटा है। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/√26 है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अगर हम एक ट्रायंगल कंसीडर कर लें, ये थीटा, तो ये परपेंडिकुलर 5, हाइपोटेनस √6। तो बताओ बेस कितना? रूट के अंदर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर 1 आ गया। तो अगर साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस बोलो 1, हाइपोटेनस बोलो √26, ये आ गया कॉस थीटा। तो ए डॉट बी बताओ क्या होता है बेटा? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। तो मॉडुलस ए √26, मॉडुलस बी 7, कॉस थीटा की वैल्यू 1/√26। √26 ने √26 को काटा, आंसर 7, आंसर आ गया। एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करिएगा। मान लो हम आपसे कहते हैं, एक सवाल और करेंगे। ए वेक्टर बराबर 4i 3j 2k, वेक्टर बी बराबर 3i + 2k, सी वेक्टर बराबर i + j + k, और आपसे पूछ रहे हैं फाइंड ए क्रॉस बी डॉट सी, ये निकालना है आपको। सवाल देख लो पहले ये सवाल एकदम कंफर्म करिए, फिर ये सवाल नया क्वेश्चन है हमारा। ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये बेस था, ये हाइपोटेनस था। ठीक है, चलिए भाई, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसको ट्राई करते हैं। एकदम आसान है। हमको ए क्रॉस बी का, अच्छा बताओ, ए क्रॉस बी अपने आप में एक वेक्टर आएगा बेटा, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना किसके साथ? वेक्टर सी के साथ। तो बताओ इसका जो आंसर आएगा ए क्रॉस बी डॉट सी, ये बताओ वेक्टर होगा कि स्केलर होगा? आंसर होगा स्केलर, क्योंकि ये वेक्टर, अरे ये एक वेक्टर 1 बोल दो, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर 2, तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर।
चलिए तो करते हैं, पहले एक काम करो, ए क्रॉस बी निकालो, सबसे पहला काम ए क्रॉस बी, और हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म आई जे के, ए के कोफिशिएंट 4 3 2, बी के कोफिशिएंट 3 0 2। देखो ये आई है, ये के है, जे नहीं है, तो जे वाला कोफिशिएंट 0 है। ये गलती ना कर देना कि 3 2 लिख दो। अब देखो ओपन करते हैं, प्लस माइनस प्लस, प्लस आई के साथ ये 0 ये 0, 6 माइनस 0 माइनस जे, ये खत्म 8 माइनस 6 प्लस के साथ, ये खत्म 0 माइनस 9। तो चेक करो ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई 6 आए माइनस 2 जे माइनस 9 के। देख लो भाई, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब हमको करना है ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट, किसके साथ? सी के साथ। तो देखो 6i माइनस 2j माइनस 9k डॉट प्रोडक्ट, सी हमारा है i प्लस जे प्लस के, और डॉट प्रोडक्ट का तरीका हमने सिखाया था, i का i से, j का j से, और k का k से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो बताओ i का i से 6, j का j से -2, k का k से -9, आंसर -5, ये आंसर। और देखो बेटा ये अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी, इसमें देखो कोई भी i j k वाले टर्म नहीं है, राइट? नोट करो बेटा, नोट करके 3 पॉइंट लिखेंगे आप, नोट लगा करके। मैं इसे रब करने जा रहा हूं, 3 पॉइंट्स लिखेंगे। बेटा वेक्टर ख़त्म करने को पूरे साल वेक्टर पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हमें समय नष्ट नहीं करना, हमें वेक्टर का एप्लीकेशन सीखना है। अब हम लोगों का नया टॉपिक कल की क्लास में प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, वहाँ पे हम लोगों को वेक्टर का एप्लीकेशन और आगे पूरी फिजिक्स में, रिलेटिव मोशन में, फोर्स कॉन्सेप्ट में हर जगह देखने को मिलेगा, राइट? तो हम लोगों ने मेन बातचीत कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट क्या, बाकी पढ़ने को आप पूरे साल वेक्टर ही अकेला पढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं? तो उसमें समय नष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप नोट लगा के 3 पॉइंट लिखिए। नोट लगा के पहला पॉइंट लिखे, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल whose two sides are given by vectors a and b is equal to, समझिए जरा, कह रहा है कोई ट्रायंगल है ऐसे, ये ट्रायंगल, इसकी 2 साइड, एक ये, कोई भी 2 ले लो, ये 2 साइड 2 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया वेक्टर होता है वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी होता है, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ये नोट कर लीजिए। तो एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये समझ लो। ये देखो एरिया वेक्टर लिखा है, ये वेक्टर क्वांटिटी। कोई आपसे कहे एरिया कैसी क्वांटिटी है, आपका जवाब होगा वेक्टर क्वांटिटी। 10th तक ऐसा लगता रहा जैसे एरिया स्केलर हो, एरिया वेक्टर होता है, उसकी डायरेक्शन भी होती है एरिया की, उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होती है। तो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब आओ दूसरा पॉइंट, एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल
एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज सोन। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल हमको दिखाए गए ऐसे, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, डी पॉइंट, हमको अगर उसके डायगोनल के वेक्टर दिए गए ए सी वैक्टर एंड बी डी वैक्टर, ये तो एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एज सोन इज एरिया वैक्टर हाफ ऑफ ए सी वैक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी डी वैक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी हाफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, वेक्टर प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स। ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं और न्यूमेरिकल में अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट लिखें, इफ एडजेसेंट sides of a parallelogram are represented by vector A and B, then समझो जरा, पैरेललोग्राम क्या होता है? जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो कह रहे हैं पैरेललोग्राम में अगर कोई भी दो साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी से ऐसे रिप्रेजेंट हो रही हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, दो एडजेसेंट साइड, ये और ये मान लो है, या ये दो, कोई भी दो ले लो एडजेसेंट, अगर वो वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये देखो मैं लिख रहा हूं, एरिया वेक्टर विल बी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड, ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। ओके, कोई प्रॉब्लम? तो ये तीन रिजल्ट आप दिमाग में रखिए। एक सवाल कर लीजिए इसी पे, एक सवाल कर लेते हैं। ये तीन रिजल्ट हमने बताया, अगर किसी ट्रायंगल के दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर बताऊं तो उस ट्रायंगल का एरिया वेक्टर हाफ ए क्रॉस बी, और अगर क्वाड्रिलेटरल है उसके डायगोनल बताएं तो उसका एरिया वेक्टर हाफ ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। या फिर एक पैरेललोग्राम है जिसका दो एडजेसेंट साइड के वेक्टर बताएं तो एरिया वेक्टर होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। राइट, सवाल लिखिए। चलिए एक सवाल लिखिए। सवाल लिखिए, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर, एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड 3i माइनस 2j प्लस k। Adjacent side of parallelogram are I cap plus 2j cap plus 3k cap and 3i minus 2j plus k. Find area vector of parallelogram. Find area vector of parallelogram. तो बताओ बेटा, एरिया वेक्टर a क्रॉस b हो जाएगा,
अगर किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड हमें पता है, ये ए और ये बी ऐसे, तो आप कह रहे थे कि सर अगर कोई पैरेललोग्राम है उसकी दो एडजेसेंट साइड पता है तो हम उसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हैं। तो देखो ये एरिया वेक्टर होता है आई जे के, इधर 1 2 3 और 3 -2 1। ओपन कर दो भाई, करिए जल्दी से, प्लस आई के साथ ये खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 -6 तो +6 हो गया, माइनस जे के साथ ये खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 -9 प्लस के साथ ये खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई -2 -6, तो ये आया 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप और -8 के कैप। देख लो बेटा, और इसका मतलब अगर ये बताओ एरिया वेक्टर में आ गया, आप चाहे तो इसको ऐसे लिखते हैं 8 आई प्लस जे माइनस के। अच्छा बताओ, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैग्नीट्यूड कोई कह दे, तो ये 8 और इसका मैग्नीट्यूड √3 स्क्वायर यूनिट एरिया, राइट। तो बेटा यहाँ पर हमारा जो वेक्टर का टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है, और हम लोग यहाँ से कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आप लोग कल प्रोजेक्टाइल मोशन का मन बना करके आइएगा।